हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब एकदम मस्त होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आपका स्वागत है ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैनल में, ओनली प्रैक्टिस सेशन में। तो जिसमें कि आपको केवल केवल किस पे ध्यान देना है? केवल ध्यान देना है अभी जो हमारा चल रहा है फिलहाल टीजीटी का ही कोर्स चल रहा है, और उस टीजीटी के कोर्स में अभी फिलहाल ध्यान देना है। हम चला रहे हैं लिटरेरी मूवमेंट्स। क्या चला रहे हैं? लिटरेरी मूवमेंट्स। और उसी लिटरेरी मूवमेंट्स को पढ़ना है। और उस लिटरेरी मूवमेंट्स में हमने अभी तक जो आपको करा दिए हैं वो 58 जो थ्योरीज हैं वो करा दी हैं। हाँ, आफ्टर फिनिश्ड थ्योरी वी विल डिस्कस मोर देन 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन related to literary terms. So we will practice. ओके, सो कम बैक ऑन टॉपिक। और 59 में आज हम देखेंगे कॉमिक रिलीफ। तो हैव यू हर्ड बिफोर दैट टर्म कॉमिक रिलीफ? और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमिक रिलीफ है, यानी कि किसी भी एक प्ले में मिड में जो एक थोड़ा सा कॉमेडी डाल देना, उससे क्या होता है कि एक कॉमिक रिलीफ मिल जाता है। इट इज़ यूजली मीन्स अ रिलीजिंग ऑफ इमोशनल और अदर टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉनिक एपिसोड इन द मिडेस्ट इन ड्रामा। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ड्रामा के मिड में एक एपिसोड, अगर एक कॉमिक एपिसोड जो है डाल देना, अगर कोई भी एक प्ले चल रहा है जो प्ले पूरा एक टेंशन भरा है, एक इमोशनल भरा है, और उस प्ले की इतनी स्टोरी अगर फिनिश हुई तो फिर यहाँ पर एक कॉमिक रिलीफ डाल देते हैं एपिसोड। इसके बाद देन स्टोरी यही वाली बिगन्स हो जाती है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि गोविंदा की जो पुरानी पिक्चर्स आती थी उसमें कादर खान जो एक्टर था उसके कुछ कॉमेडी के मोमेंट्स बीच बीच में पुट कर दिए थे। दैट इज कॉमिक रिलीफ। ओके, दैट इज क्या होता था? कॉमिक रिलीफ। तो उसको कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। ओके, कंसीट क्या होता है? कंसीट होता है अ क्लेवर एक्सप्रेशन इन राइटिंग और स्पीच दैट इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। मतलब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन इन्वॉल्व करना, बहुत ही क्लेवर एक्सप्रेशन तरीके से राइटिंग के थ्रू। तो कंसीट ओवरऑल क्या होता है? कंसीट होता है एक तरीके से धोखा। कंसीट क्या होता है? कंसीट को बोलते हैं एक तरीके से धोखा। इसीलिए कंसीट वर्ड जो है आपने पढ़ा भी होगा, जब आपने मेटाफिजिकल टर्म और ये सारे टर्म पढ़े होंगे तो आपने ये टर्म पढ़ा भी होगा, कंसीट। तो कंसीट का मतलब ही यही है कि जो भी राइटिंग में करेक्टर को एक्सप्रेस करना है, राइटिंग में जो भी चीज़ें लिखना, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हुए एक क्लेवर एक्सप्रेशन को लिखना क्या कहलाता है? कंसीट। क्या कहलाता है? कंसीट। तो कंसीट होता है एक तरीके से मान, अहंकार बोलते हैं। ठीक है, कंसीटेड, कंसाइटेड, CONCEITED को बोलते हैं अहंकारी व्यक्ति। तो वो क्लेवर एक्सप्रेशन जो राइटिंग में दिखा दिया जाता है दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हुए, इन्वॉल्व करते हुए, वो होता है कंसीट। ओके, मूव टू 61, कंक्रीट एंड abstract. So have you read psychological theory and also read about two concept, concrete and abstract in psychology? You have heard Piaget theory. If you Piaget theory आप लोगों ने पढ़ी होगी। उस प्याजे थ्योरी में कंक्रीट, इन्होंने अपनी स्टेजेस जो भी 4 स्टेजेस बताई हैं उसमें कंक्रीट स्टेजेस होती है और लास्ट स्टेज जो होती है अनौपचारिक, दैट इज ऑब्स्टिकल स्टेज। तो क्या होता है कि ओवरऑल ये समझना है कि कंक्रीट और ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब वर्ड वही होते हैं बट उनको यूज कर दिया गया। कंक्रीट होता है मूर्त और ऑब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त। ऑब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त विच वी कैन ओनली फील, नॉट performed, that is abstract and concrete mood. A concrete is a word that denotes a particular person, a physical object, and an abstract term is an existing in thought, an idea, but not having a physical reality. Are you getting my point? Abstract thing which we cannot touch, only feel, because it is a emotions, it is a thought, it is a idea. तो idea, thought और emotion, that is a abstract thing, that is a abstract thing, मतलब which we cannot see, which we cannot touch.
that is abstract things, and concrete things is which we can touch, that is a concrete things. मतलब एक फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे बॉल है, आप बॉल को टच कर रहे हैं, दैट इज कंक्रीट थिंग्स, राइट। बट किसी थॉट, किसी आइडिया को क्या आप टच कर पा रहे हो, नहीं, दैट इज abstract थिंग्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड abstract। मूव टू नेक्स्ट 62 डिकेडेंस। डिकेडेंस मीन्स क्या होता है, अ पीरियड ऑफ decline or deterioration of art or literature that follows an era of great achievement। मतलब कि किसी भी इरा में एक आर्ट ऑफ लिटरेचर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत अचीवमेंट लेती है, बहुत ज़्यादा उसका पॉपुलैरिटी होता है, फिर क्या होता है वो डिक्लाइन होने लगती है, धीरे धीरे डिटोरिएशन पे आ जाती है। जैसे कि आपने एक चीज़ देखा, ये जो यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है, तो वही करीबन 2015-2016 में इतनी ज़्यादा स्कोपिक नहीं थी, मतलब उस समय इतना ज़्यादा उसका पीक पॉइंट नहीं था। बट आफ्टर कोविड, मतलब आफ्टर कोविड यू विल सी कि विदाउट यूट्यूब एवरी वन हैज टेक क्लास इन यूट्यूब, एंड दैट्स वाई यूट्यूब बिकम वेरी पॉपुलर, राइट, बिकेम वेरी पॉपुलर। और नाउ डेज तो इट विल बी, मतलब नाउ डेज तो इट इज़ अ वेरी 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 पॉपुलर, तो दैट इज़ अ टॉप पॉइंट, दैट इज़ अ पीक पॉइंट। बट आफ्टर सम ईयर में भी कोई और डिफरेंट थिंग्स आती है हमारी वर्ल्ड में या हमारे इंडिया में, तो आई मे बी यूट्यूब डिक्लाइन पे जाए, मे बी डिक्लाइन पे। आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल। सो दैट टाइम क्या होगा कि ये तो हमने एक यूट्यूब की बात की, एक आर्ट ऑफ लिटरेचर भी क्या होती है, एक टाइम के लिए पीक पे जाती है और आफ्टर सम ईयर वो एक डिक्लाइन मूवमेंट पे चली जाती है, डिटोरिएशन हो जाती है उसका, तो उसको बोलते हैं डिकेडेंस। वो क्या बोला जाता है, वो कंडीशन बोली जाती है डिकेडेंस। क्या बोली जाती है, डिकेडेंस, DNC, डिकेडेंस क्या बोली जाती है, डिकेडेंस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पीरियड ऑफ डिक्लाइन एंड डिटोरिएशन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर दैट फॉलो एन इरा ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, राइट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिकंस्ट्रक्शंस। हैव यू हर्ड दीज टर्म्स बिफोर? Yes, you have heard it. This theory was originated by French thinker. ये फ्रेंच फिलोसफर, अभी हमने आपको एक अरस्तु के बारे में पढ़ाया था। अरस्तु बिलोंग्स टू फ्रेंच, ग्रीक और क्या बोलते हैं, इटालियन। विच विच फील्ड्स ही हैज़ बिलोंग्ड, ही बिलोंग्स टू ग्रीक फील्ड, ग्रीक फिलोसफर थे। तो ये टर्म भी आपको रिमेंबर रखने हैं कि ये अरस्तु जो थे हमारे क्या थे, ग्रीक फिलोसफर थे। और इनकी हमने बताई थी 6 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी इनकी ट्रेजेडी में। इन्होंने ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी दी थी कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, ठीक है। इन्होंने 6 थिंग्स भी बताई थी, प्लॉट बताया था, एंड सेकंड पे बताया था इन्होंने करेक्टर, ठीक है। एंड थर्ड पे बताया था इन्होंने डिक्शन, एंड फोर्थ पे बताया था इन्होंने प्लेस, 5 पे बताया था इन्होंने स्पेक्टल, जो ऑडियंस होती है वो इन्होंने 5 पे ली थी, ऑडियंस बताई थी इन्होंने 5 पे, और 6 पे इन्होंने क्या रखा था, 6 पे इन्होंने भी कोई एक टर्म रखा था। तो इस तरीके से अरस्तु ने 6 टर्म्स जो हैं वो ट्रेजेडी पे रखे थे, ठीक है। और एक ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने टीम यूनिटी का एक्सप्लेनेशन भी किया था, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, राइट। तो ये पॉइंट सारे अपने माइंड में रखते हैं। उसी तरीके से एक फ्रेंच थिंकर थी, जैक्स डेरिडा, what's the name, Jacques Derrida, and this is he is a French, sorry, she is a sorry he it is a French thinker, and इन्होंने थ्योरी ओरिजिनेट की थी डिकंस्ट्रक्शन। ओके ओके ओके, हैव यू रीड बिफोर विच टर्म, मोनोलॉग। मोनोलॉग टर्म आप लोगों को बताया है, तो बताइए ओरिजिनेटेड कौन था इसका, मोनोलॉग का, मोनोलॉग का ओरिजिनेटर कौन था। तो मैंने क्या बताया था कि मोनोलॉग का जो पॉपुलैरिटी जिसने ली थी वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के थ्रू मिली थी, बट जो ओरिजिनेटर था उसका वो कौन था, वो था टेनीसन। वो कौन था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन। वो कौन था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन, राइट। तो यही तरीके से डिकंस्ट्रक्शन ओरिजिनेटेड किया है फ्रेंच थिंकर जैक्स डेरिडा ने। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ लिटरेचर एंड फिलोसफी that it states it is impossible for a text to have one fixed meaning and emphasizes the role of the reader in the production of meaning। मतलब कि
क्या था कि एक इम्पॉसिबल टेक्स्ट है जो उन्होंने उसका मतलब इम्फेसाइज कर दिया, फिक्स कर दिया उसका मीनिंग। अब रीडर का क्या रोल है कि उस प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग को फिक्स रखना, एम्फेसाइज करना, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या कहलाता था, डीकंस्ट्रक्शन कहलाता था, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर मीनिंग का एक मीनिंग नहीं होता था, ठीक है, कई मीनिंग्स होते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है डेसिज्म। डेसिज्म हमारा क्या कहता है, इट मीन्स बिलीव इन गॉड। क्या कहता है डेसिज्म, DEISM, डेसिज्म। डेसिज्म क्या कहता है, इट इज बिलीव इन गॉड, स्पेशली अ गॉड दैट क्रिएटेड द यूनिवर्स बट डज नॉट टेक पार्ट इन इट। आई होप क्लियर हो गया होगा कि गॉड ने यूनिवर्स तो क्रिएट किया, गॉड हैज क्रिएटेड यूनिवर्स बट डज नॉट टेक पार्ट इन इट, बट उसने क्या हुआ, इसमें पार्ट नहीं लिया। यूनिवर्स तो उसने क्रिएट किया बट उसमें उसने पार्ट नहीं लिया, उसी को बोलते हैं डेसिज्म। डेसिज्म क्या बोलते हैं, आस्तिकता। रेसिज्म क्या होती है, आस्तिकता। आस्तिक कौन लोग होते हैं, पर्सन हु बिलीव इन गॉड, दैट इज एथिस्ट बोलते हैं हम लोग। ये होती है आस्तिकता, मतलब इट मीन्स बिलीव्स इन गॉड, right? Especially a god that has created the universe but does not take part in it, right? Move to next, didactic literature. It is designed to teach or preach readers something moral lesson, that is didactic literature, okay। तो आप लोग चैनल्स देख रहे हैं बट चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो फिर चैनल्स को सब्सक्राइब भी करते जाइए और पढ़ते भी जाइए। देखिए वैसे तो ये सभी लोग कहते ही हैं कि चैनल सब्सक्राइब करिए और पढ़ते भी जाइए, पर अगर इफ़ यू टेक समथिंग देन प्लीज़ गिव समथिंग, राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। क्या आता है पॉइंट, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एंड दिस फ्रेज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय T.S. इलियट। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस किया है, वो किया है T.S. इलियट ने। कौन से ऐसे में, द मेटाफिजिकल पोइट ऐसे जो 1921 में आया था। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय T.S. इलियट। T.S. इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट ने टर्म जो है इंट्रोड्यूस किया है किसमें, द मेटाफिजिकल पोइट्स इन 1921, and it is a term referring to the way in which intellectual thought as separated from the experience of feeling। मतलब इन्होंने जो आपने किसी चीज का एक्सपीरियंस करके फील किया, राइट, और जो आपकी मन में जो सोच आई, जो आपकी बुद्धि में, जो आपके माइंड में सोच आई, उसको सेपरेटेड रखा है, वही है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी का डिसोसिएशन, नॉट एसोसिएशन, राइट। डिसोसिएशन है, एसोसिएशन नहीं है। एसोसिएशन तो ज्वाइन टुगेदर, बट डिसोसिएशन इज सेपरेटेड। तो उन्होंने जो आपने एक्सपीरियंस करके चीज़ों को फील किया और जो आपने दिमाग से सोचा, इन दो टर्म को क्या किया है, डिसोसिएशन करके रखा है। और इन्होंने इसका 17th सेंचुरी में, T.S. इलियट ने 17th सेंचुरी की पोइट्री में द मेटाफिजिकल पोइट्स, जो कि एक पोइट्स 1921 में कैसे आया था बाय T.S. इलियट, उन्होंने इस टर्म को तब इंट्रोड्यूस किया था। और ये 17th सेंचुरी की पोइट्री में ये टर्म ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका था, बट ये आया नहीं होगा उस टाइम पे, टर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा। आफ्टर दैट दिस टर्म विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय T.S. इलियट इन द एसी निज एसे मेटाफिजिकल पोइट इन 1921। यू गॉट माई पॉइंट, आई होप सो। चलिए मूव टू नेक्स्ट, डॉगरियल। व्हाट इज डॉगरियल, डॉगरियल, एंड डॉगरियल मीन्स होता है द पोएट्री that is badly written or ridiculous sometimes because the writer has not intended to be serious। क्या होता है कि कोई भी एक पोइट्री, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ये टर्म रिलेटेड टू पोइट्री, कोई भी एक पोइट्री जो कि बैडली लिखी जाती है, रिडिकुलस वे में, ह्यूमरस वे में लिखी जाती है, बहुत ही गंदे तरीके से। रीज़न ये होता है कि राइटर कभी कभी क्या होता है, बहुत सीरियस नहीं होता है, तो वो बोला जाता है डॉगरियल। क्या बोला जाता है, डॉगरियल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, डॉगरियल बोल दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही पोएट्री का बैड वे में लिखना डॉगरियल कहलाता है, ठीक है, DOGGEREL, डॉगरियल, ठीक। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट, एलेगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, एलेगी। और ये जो एलेगी टर्म है ये क्या है, ये ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, पहला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। इन ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर इट वॉज कंपोज्ड इन स्पेशल एलिजियाक मीटर, ठीक है।
An elegy is a song or poem that express sadness or lament for the death of a particular person. ठीक है, एलेगी क्या होती है? लैमेंट मतलब एक दुख और सैडनेस को व्यक्त करने के लिए, किसी पर्सन के दुख और सैड को व्यक्त करने के लिए एज पोएम टाइप लिखी जाती है, जिसको हम लोग एलेजी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलेजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर में एलिजियाक मीटर के हिसाब में कंपोज की गई थी एलेगी। ठीक है, तब अपोज की गई थी क्या? एलेगी जो है तब की गई थी। तो ये एक ग्रीफ ऑफ सॉन्ग है, या लेमेंट ऑफ सॉन्ग, या सैडनेस ऑफ सॉन्ग है, दैट इज एलेगी। अब बात आती है ड्रिज की। ड्रिज भी ऑल्सो ग्रीफ है, ड्रिज, लेकिन डिफरेंस भी दोनों में होगा ना कहीं ना कहीं। तो ये ध्यान रखिएगा पॉइंट कि एलेजी और ड्रिज ये दोनों ही सॉन्ग रिलेटेड टू ग्रीफ, मतलब सॉन्ग ऑफ ग्रीफ हैं ये दोनों ही, सॉन्ग ऑफ ग्रीफ या लेमेंट है। बट क्या है डिफरेंस? क्या है? द ड्रिज ऑल्सो एक्सप्रेसेस ग्रीफ ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ, बट यूजली रिप्रेजेंटेड एज अ टेक्स्ट टू बी संग। राइट, दिस इज द डिफरेंस। मतलब एलेगी क्या करता है? एलेगी रिलेट करता है उस पर्सन के सॉन्ग से जिस पर्सन के लिए गाया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि लैसिडस जो है जॉन मिल्टन का, वो एक क्या है? एलेगी है। क्यों? क्योंकि जो किस पर गाया गया? एडवर्ड किंग जो थे उन पर, वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे जॉन मिल्टन के, एडवर्ड किंग, उन पर इन्होंने लैसिडस पोयम लिखी थी। लेकिन ड्रिज क्या है? ड्रिज एक तरीके का सॉन्ग है जो किसी की डेथ पर गाया जाता है, जो किसी की डेथ पर रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ टेक्स्ट। The dirge is also a song of grief, but it is related to, या it is sung at the occasion of death and presenting as a text। ठीक है, प्रेजेंट किया जाता है एज अ टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? संग करके, गा करके प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ड्रिज और एलेजी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ड्रिज क्या होता है और एलेगी क्या होता है। एलेगी किसी पर्सन पर बेस्ड दुखी होकर लिखी जाती है, बट ड्रिज क्या है? ड्रिज किसी की डेथ पर एज अ टेक्स्ट एंड प्रेजेंटिंग बाय सॉन्ग। नेक्स्ट आता है हमारा मोनोडी। तो ये भी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ड्रिज। मोनोडी क्या है? मोनोडी भी क्या है? एक तरीके का ये एक टाइप ऑफ ड्रिज है, THRE, थ्रिनोडी, और कहा जाता है मोनोडी, थ्रिनोडी, और कहा जाता है मोनोडी, थ्रिनोडी कहा जाता है और मोनोडी। मोनोडी इट इज अ टाइप ऑफ ड्रिज विच रिप्रेजेंट्स द अटरेंस ऑफ अ सिंगल रूम। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ ड्रिज विच रिप्रेजेंट एंड द अटरेंस, UTTERANC, utterance of a single person, utterance of a single person। मतलब एग्जाम्पल जो मिल्टन की लैसिडस है और एर्नॉल्ड की थैरेसिस है, ये देखो समझिए, ये मोनोडी क्या है? एक टाइप ऑफ ड्रिज है विच जो कि रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल पर्सन को, यानी एक एलेगी की तरह हो सकती है। मोनोडी जो है वो क्या है? ये बस ये ध्यान रखिएगा, मोनोडी एक टाइप ऑफ ड्रिज है। ठीक है, टाइप ऑफ ड्रिज है जो कि रिप्रेजेंट क्या करती है? एक टाइप ऑफ ड्रिज है विच रिप्रेजेंट द अटरेंस ऑफ सिंगल पर्सन। तो ये मिल्टन्स का जो लैसिडस है, अर्नोल्ड की थैरेसिस है, ये सब क्या है? ये एक तरीके की मोनोडी है। चलिए मूव टू नेक्स्ट, पेस्टोरल एलेजी। पेस्टोरल एलेजी क्या होती है? It was presented by the Sicilian Greek poet Theocritus and developed by English Renaissance poet। ठीक है, तो ये जो पेस्टोरल एलेगी है ये ओरिजिनेट की थी किसने? सिजिलियन ने। किसने ओरिजिनेट की थी? सिजिलियन ने। ध्यान रखिएगा, पेस्टोरल एलेजी इज ओरिजिनेटेड बाय सिजिलियन एंड सिजिलियन ग्रीक पोइट, और ग्रीक पोइट बाय द सिजिलियन ग्रीक पोइट Theocritus and developed by English Renaissance poet. It is a subtype of elegy. Pastoral elegy is a type of elegy.
राइट, एंड मोनोडी इज अ टाइप ऑफ ड्रेज, ठीक है, विच रिप्रेजेंट बोथ द पोइट एंड द वन ही मॉर्न। मतलब कि क्या कह रहा है, जो कि प्रेजेंट की जाती है बहुत किसमें, बोथ द पोइट एंड द वन ही मॉर्न्स, जब कोई रोता है और किसी पोइट पर, दोनों पर क्या होती है, पेस्टोरल एलेगी जो है प्रेजेंट की जाती है। सिसिलियन ग्रीक पोइट थियोक्राइटस ने डेवलप्ड की थी, और इंग्लिश रेनेसा पोइट भी हैं, उन्होंने भी क्या की थी, डेवलप्ड किया था। चलिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा इम्पैथी एंड सिंपैथी। तो हैव यू रीड बिफोर in vocabs? Empathy is subjective. It means the ability to understand another person's feeling, experience, etc. That is empathy. And sympathy is objective. Empathy is subjective and that can feel. Empathy is subjective. Empathy is subjective. It means empathy is subjective. It means empathy क्या है? Empathy is subjective. It means the ability to understand. Empathy is subjective. It means the ability to understand another feelings, experience, etc. And sympathy is objective, which means a feeling along with, which means इसका मतलब है feeling क्या है, feeling which means a feeling along with state of mind and emotion of another human being. इम्पैथी इज सब्जेक्टिव। इम्पैथी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। इम्पैथी क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। इट मीन्स empathy is subjective. It means the ability to understand. Empathy is subjective. It means the ability to understand another person's feeling and experience, etc. And sympathy क्या है, sympathy एक ऑब्जेक्टिव टर्म है जिसका मतलब होता है फीलिंग के साथ साथ फीलिंग्स along with state of mind and emotion of another human being, दूसरे ह्यूमन बीइंग का। सिंपैथी मतलब कि दूसरे पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड, बाकी सब एज इट इज है। दिस इज द डिफरेंस सिंपैथी एंड एम्पैथी। चलिए मूव टू नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपिक। तो हैव यू रीड अबाउट एपिक? एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम एंड टर्म इज रिलेटेड टू पोएम, राइट। तो जो पोएट्री में, इसीलिए टाइप ऑफ पोएट्री में बताया गया है कि आपके लिए टर्म होगा पोएट्री का एलेजी, ठीक है, क्योंकि दैट टर्म यूज्ड इन अ पोएट्री नॉट रिलेटेड टू प्रोज एंड ड्रामा, राइट। तो elegy and also sonnet and driz you have read before, driz, ठीक है, dog real, राइट। आप लोगों ने पढ़ा क्या, dog real, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है ये एपिक। दिस इज अ टाइप ऑफ पोएट्री, दिस इज अ टाइप ऑफ पोएट्री, ठीक है। चलिए, तो इन एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम विद हीरोइक थीम, elevated style, narrates the deeds of warriors and heroes. This is the two types of epic, right? एपिक क्या है, एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, लॉन्ग नरेटिव पोएम है जो जिसमें हीरोइक, इट इज बेस्ड ऑन हीरोइक थीम्स एंड explain deeds of heroes and warriors, right, and narrates the not explain, narrates the deeds of warriors and heroes. And this is a two type of epic. Primary epic is called folk epic, right, and secondary epic is a literary epic. So there are two type of epic: primary folk and folk epic, primary epic or folk epic, and secondary epic or literary epic. It is also called traditional epic, which was written versions of warlike age, एग्जाम्पल्स इलियाड, ओडिसी एंड बियोल्फ। जो वॉर टाइम में लिखे जाते थे, इलियाड, ओडिसी, बियोल्फ, ये सब क्या थे, ये सब हमारे थे फॉक एपिक, ये सब हमारे थे फॉक एपिक विच नरेट्स डीड्स ऑफ वॉरियर्स एंड हीरोज, राइट।
And secondary epic, literary epic, it was composed by individual poetic craftsmen in the deliberate imitation of traditional form. जानबूझकर इमिटेट करते थे हमारी ट्रेडिशनल फॉर्म को, जैसे कि वर्जिल्स का एनीड, मिल्टन्स का पैराडाइज लॉस्ट और कीट का हाइफेरियन, राइट। तो वर्जिल का जो एनीड था और कीट्स का हाइफेरियन और मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट था, दिस इज अ लिटरेरी एपिक। बट इसमें क्या था, ये जो ट्रेडिशनल फॉर्म का इमिटेशन किया गया था। अब ट्रेडिशनल फॉर्म क्या थी, प्राइमरी एपिक यानी फोक एपिक, जिसको कि हम लोग क्या बोलते थे, ट्रेडिशनल फॉर्म्स एपिक से रिलेटेड था। इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल एपिक which was written version warlike song, right? तो this is the difference, primary epic and secondary epic, right? और इसके जितने भी नाम है वो भी आपने पढ़ लिए। प्राइमरी एपिक को फोक एपिक को ट्रेडिशनल एपिक कहते थे, सेकेंडरी एपिक को लिटरेरी एपिक कहते थे, ठीक है। और सेकेंडरी एपिक, लिटरेरी एपिक में ट्रेडिशनल एपिक की कुछ कुछ जो तरीका था परफॉर्म, कुछ चीज़ें जो है उससे रिलेट करती थी, किससे, इमिटेट करते थे, यानी कुछ कॉपी कर लेते थे उससे, राइट। 74 कह रहा है एपिक स्माइलीज, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड होमरिक स्माइली, होमरिक सिमिली, sorry, which doubled over several lines of verses, especially when used in an epipoem. This is not an important term. And next most important term, Epiphany. And Epiphany is a Christian festival. The Epiphany is a Christian festival held on 6 January. Okay, तो क्या था कि Epiphany जो था एक क्रिश्चियन फेस्टिवल्स था जो कि 6 जनवरी को हेल्ड होता था। सिग्निफाई अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस विद इन क्रिएटेड वर्ल्ड। मतलब क्या था, सिग्निफाई किसको करता था कि गॉड जो है उसके, गॉड जो है प्रेजेंट है, मैनिफेस्टेशन होते थे जिन्होंने कि वर्ल्ड को क्रिएट किया, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा 76 इपिथैलेमियन। इपिथैलेमियन, हैव यू रीड? इट इज अ टाइप ऑफ पोएम व्हेन रिटन टू सेलिब्रेट अ मैरिज। इपिथैलेमियन जो थी कि ये पोएम थी, देखिए ये भी एक पोएम का टर्म है, ठीक है। एपिथैलेमियन एक पोएम थी जो कि लिखी जाती थी किसी भी मैरिज को एक्सप्लेन करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। तो इट्स लैटिन फॉर्म, इट्स एपिथैलेमियम। एपिथैलेमियम का जो मतलब लैटिन फॉर्म इसका एपिथैलेमियम है, और एपिथैलेमियन जो है वो लैटिन फॉर्म नहीं, इंग्लिश फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा ये बात कि एक लैटिन फॉर्म एपिथैलियम से, और ये सेलिब्रेट किए, इसमें पोयम है ये, और इसमें मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा एसे। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, एसे। और एसे के बारे में अगर हम पढ़ें तो एसे एक इटालियन वर्ड, एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज। अब ये टर्म एसे आ गया, वो किसका टर्म टॉपिक हो गया, एसे, ठीक है ना। डॉगरियल, एलेगी, मोनोडी, राइट, एपिथैलेमियम, दिस टर्म इज रिलेटेड टू पोएट्री। have you got my point? This term is related to poetry, right? अब आता है कि ऐसे क्या है, ऐसे इज रिलेटेड टू प्रोज दैट अंडरटेक टू डिस्कस अ मैटर, एक्सप्रेस अ व्यू पॉइंट। देयर आर टू टाइप ऑफ ऐसे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, and second name is article and personal essay. Informal essay is also called personal essay. Why it is personal essay? Because in this essay which is explained, which is written to family person, right? So formal essay, the author writes it in authority, relative, impersonal, right? And personal essay, the author assume a tone of intimacy with its audience, everything self revelatory. Okay, next term आता है यूफैनी एंड कैकोफैनी। यूफैनी एंड कैकोफैनी। और हमने एक टर्म पढ़ा इपीफैनी। Epiphany is a Christian song. Epiphany is a Christian festival held in 6 January. Epiphany is a Christian festival. अब आता है नेक्स्ट टर्म यूफैनी एंड कैकोफैनी। तो यूफैनी is a language which seems smooth, pleasant and musical to the ear. ठीक है, यूफैनी का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज प्रतीत होती थी जो कि क्या थी, स्मूथ थी, प्लीजेंट थी और म्यूजिकल थी। जो कि क्या थी, स्मूथ थी, प्लीजेंट थी और क्या थी, म्यूजिकल थी हमारी ईयर को सुनने के लिए।
क्या थी यूफेनी और कैकोफेनी में क्या था? यूफेनी इज अ लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज स्मूथ थी, प्लीजेंट थी और म्यूजिकल थी ईयर को सुनने के लिए। एंड एग्जाम्पल है इसका कीट्स का द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। एंड कैकोफेनी इज अ लैंग्वेज विच सीम्स हार्श एंड अम्यूजमेंट, सॉरी नॉट अम्यूज, अनम्यूजिकल। तो कैकोफेनी एक अगली साउंड को बोलते थे, यूफेनी एक यूफेनी क्या बोलते थे, प्लीजेंट है और म्यूजिकल साउंड, जो कि ईयर को सुनने में अच्छी लगे, दैट इज यूफेनी। एंड कैकोफेनी इज अगली अगली साउंड। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा जो एर्नॉल्ड का डॉवर वीच है, इट इज रिलेटेड टू कैकोफेनी। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म मीन्स होता है इट वॉज एन आर्टिस्टिक मूवमेंट विच बिगेन इन जर्मनी एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। तो एक्सप्रेनिज्म जो है, यानी एक्सप्रेशनिज्म ये एक आर्टिस्टिक, इट इज अ आर्टिस्टिक मूवमेंट एंड स्टार्टेड इन जर्मनी, या विच बिगेन इन जर्मनी एंड स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। एक्सप्रेशनिज्म जो है जर्मनी में 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। इट एक्सप्रेसेस पीपल्स फीलिंग, इट एक्सप्रेस पीपल्स फीलिंग, जैसे नाम से एक्सप्रेनिज्म पता चल रहा है, इट इज अ आर्ट ऑफ, it is an artistic movement which began in Germany in 20th century, and it expresses people's feeling and emotions rather than showing events or objects in a realistic way. मतलब express people's feelings and emotions. It expresses people's feeling and emotion rather than showing events object in a realistic way. ठीक है, तो एक्सप्रेशनिज्म समझ में आ गया जर्मनी में। ठीक है, 20th सेंचुरी में शुरू हुआ था। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा फेबल। फेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ मोरल लेसन, स्पेशली वन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स, एंड दीज स्टोरी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप। फेबल जो है ग्रुप में होती है, तो इट इज रिलेटेड टू मॉरल स्टोरी। ठीक है, एंड दिस टर्म इज टीचेस यू मोरालिटी, राइट। तो एंड स्पेशली वन विद एनिमल्स एंड करेक्टर्स। ठीक है, तो दैट इज अ फेबल, राइट। एफोरिज्म दैट इज अ प्रोवर्ब्स, और एक आता है एलिगोरी। एंड एलिगोरी एक टर्म हमारा आता है, कई सारे ऐसे टर्म हैं जो रिलेट करते हैं फैबल से। किससे रिलेट करते हैं? एक टर्म आता है, रिलेट करते हैं, किससे रिलेट करते हैं? हमारे फैबल से वो टर्म जो है वो रिलेट करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एपोलॉग। क्या कहा जाता है? एपोलॉग, जो कि एक ब्रीफ फेबल और एलिगोरिकल स्टोरी मीन्स होता है एपोलॉग। क्या होता है? एपोलॉग। वो क्या होता है? एपोलॉग, जिसको जिसको यूज करते हैं एज अ फेबल। इसको कैसे यूज करते हैं? एज अ फेबल। एपोलॉग इट मीन्स इट इज अ एलिगोरिकल स्टोरी या फेबल, तो दैट इज एपोलॉग। एपोलॉग होता है, एपोलॉग के बाद इपीलॉग होता है, इपीलॉग के बाद प्रोलॉग होता है, प्रोलॉग होता है, एपीलॉग होता है और एपोलॉग होता है। एपोलॉग होता है और एक इपिग्राम होता है। ये जितने भी टर्म हमने आई विल डिस्कस ऑल टर्म, जितने भी टर्म हमने ये डिस्कस किए, ये टर्म सारे के सारे। एपिलॉग इट इज अ शॉर्ट पैरा आफ्टर फिनिश द पैराग्राफ, या आफ्टर फिनिश द एसे, या मतलब किसी भी एक पैराग्राफ के लास्ट में एक शॉर्ट सा पैरा लिख दिया जाता है, दैट इज एपिलॉग। एंड प्रोलॉग, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वी कैन मेंशन सम पॉइंट्स, एंड दैट इज प्रोलॉग। I hope you are getting my point. And epigram, epigram क्या होता है? epigram engraved in stone after death, and after death of anyone, engraved in stone, that is some lines engraved in stone, and that lines is called epigram. I hope you are getting my point. चलिए move to a fable। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा फैंसी एंड इमेजिनेशन। फैंसी एंड इमेजिनेशन, तो फैंसी सब समझ में ही गया। इट वॉज अ की एलिमेंट, इट वॉज अ की एलिमेंट इन कॉलरिज थ्योरी ऑफ फैंसी और इमेजिनेशन। ये की एलिमेंट्स थे किसके? कॉलरिज की थ्योरी के।
of poetry as well as in his theory of mental process, fancy and imagination is the faculty of mind which distinguished from reason and judgment. राइट क्या करता था, विच डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रीजन एंड जजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 82 क्वेश्चन। 82 हमारा कहता है फेमिनिज्म। 82 हमारा क्या कहता है, फेमिनिज्म। फेमिनिज्म है हमारा, फेमिनिज्म है, रिलेट करता है, इट इज़ द 1960s फिनोमिनन। अभी हमने एक टर्म पढ़ा था जो कि 20th सेंचुरी में शुरू हुआ था, वो क्या था, एक्सप्रेशनिज्म। दिस इज अ आर्टिस्टिक मूवमेंट इन स्टार्टेड इन जर्मनी इन 20th सेंचुरी। ठीक है, हम लोगों ने एक टर्म और पढ़ा था, इस टर्म का नाम था क्या नाम था, कॉकनी स्कूल। क्या टर्म था, कॉकनी स्कूल। और जिससे कौन कौन रिलेट कर रहा था, बताइए। एक टर्म पढ़ा था कॉकनी स्कूल जो कि रिलेट करता था 19th सेंचुरी थे, और जिसमें 3 लोग रिलेट करते थे, ली हंट, कीट्स एंड हैजलित, कॉकनी स्कूल से। और 19th सेंचुरी हैज स्टार्टेड। अब आता है एक हमारा टर्म क्लासिज्म जो कि 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, क्लासिज्म। तो 18th सेंचुरी क्लासिज्म, 19th सेंचुरी क्लोजेट ड्रामा, 20th सेंचुरी एक्सप्रेशनिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा फेमिनिज्म। हैव यू रीड अबाउट इट, इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट टू मूव टू 83 84। फॉकटेल। फॉकटेल नाम से ही पता चल रहा होगा कि इट इज़ अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। फॉकटेल मतलब, फॉक मीन्स traditional, right? Folk word relate to traditional, that's it. So it is a very old traditional story form, a particular place that was originally passed on to people in a spoken form. I hope you are getting my point. That is a folk tale. फोक सॉन्ग क्या होता है, ट्रेडिशनल बैलेड को फोक सॉन्ग बोलते हैं, पहली बात। बैलाड क्या होती है, बैलाड इज ऑल्सो कॉल्ड अ फोक सॉन्ग या ट्रेडिशनल सॉन्ग दैट बिकम अ पॉपुलर इन यूएस इन 1960। तो फोक सॉन्ग जो है यूएस में 1960 में बहुत पॉपुलर हुए थे। प्लेड ऑन अ गिटार, जो कि गिटार में प्लेड किया जाता था। फोक ड्रामा, इट इज ओरिजिनेटेड इन प्रिमिटिव राइट्स कनेक्टेड विद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज विच सेंटर्ड और वेजिटेरियन डेटीज एंड गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ये जो भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने वाली जो देवी होती थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता था ये फोक ड्रामा। ठीक है, तो ये फोक ड्रामा, फोक सॉन्ग रिलेटेड टू ट्रेडिशनल सॉन्ग, मतलब इट इज अ बैलेड एंड इट स्टार्टेड इन यूएस इन 1960, वेरी पॉपुलर, नॉट स्टार्टेड, very popular in US in 1960s. That is folk song and folk tale, very traditional story, particular place, originally passed, right? तो folk tale, folk song and folk drama, all three is clear. चलिए move to 87। form and structure। form is innerly to designate a genre or literary type, that is a form, and structure is overall shape and pattern, right? फॉर्म क्या होती है, एक जर्ने होती है, उसको फॉर्म बोलते हैं, और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर, ओवरऑल जो शेप और पैटर्न दिया जाता है उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। फॉर्मेलिज्म, इट इज वॉज ओरिजिनेटेड इन मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग इन द सेकेंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। फॉर्मेलिज्म टर्म जो है सेकेंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी को मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग में ओरिजिनेट हुआ था। इट इज अ स्टाइल ऑफ मेथड इन आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, etc, and that play more attention to the rules and the correct arrangement of appreciation of thing to inner meaning and feelings। ठीक है, तो समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे द नॉवल ऑफ सोशल रिफॉर्म। ओहो 96 पे आ गए, हाउ इज दिस पॉसिबल। हाँ, नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंट टर्म फ्री वर्स। फ्री वर्स, इट इज अ फ्रेंच टर्म, वर्स लिब्रे। तो सेकंड नेम, या से नॉट सेकंड नेम, अनदर नेम इज फ्री वर्स इज कॉल्ड वर्स लिब्रे, और ये फ्रेंच टर्म है। ये क्या है, फ्रेंच टर्म है। फ्री वर्स हैज अ इरेगुलर लेंथ ऑफ मीटर एंड लाइन लेंथ, इरेगुलरिटी होती है लाइन लेंथ की, इधर लैक्स राइम और मीटर्स ऑल्सो। तो ये फ्री वर्स है, कहीं से भी लाइनें बढ़ा सकता है, कोई भी रिदम यूज कर सकता है, कोई भी मीटर विदाउट मीटर होता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्री वर्स, दैट इज कॉल्ड फ्री वर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया भी था, गोइथिक नॉवेल। तो इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय हॉरेक वॉलपोल and the castle of Otranto in 1764,
कैसल ऑफ ऑट्रेंटो 1764, 1764 में जो है हॉरिक वॉलपोल के द्वारा ये टर्म इंट्रोड्यूस इनैबोरेटेड किया गया। एंड इट्स प्रिंसिपल एम वॉज टू इवोक चिलिंग टेरर। ठीक है, क्या करना था? भय पैदा करना था। एक्सप्लॉइटिंग मिस्ट्री एंड वैरायटी ऑफ हॉरस, डर की भावना, भय की भावना, डर पैदा करना था, भय पैदा करना था। ये प्रिंसिपल एम था किसका? गोएथिक नॉवेल था। तो गोएथिक नॉवेल का तो इट इज रिलेटेड टू, टोटली इट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था ये रिलेटेड था, ये रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था गोथिक नॉवल हॉरर से रिलेटेड था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। चलिए, सेंटिमेंटल ऑफ नॉवल